हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कास्ट एंड पॉलिटिक्स का टॉपिक्स है। तो जैसे हम बिहार में जानते हैं कि कास्ट एज अ प्रोमिनेंट रोल रखता है, एंड इवन इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट कास्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सोसाइटी विच डिसाइड द सोशल स्ट्रैटिफिकेशन अमॉन्ग द मेंबर्स। तो कास्ट इन पॉलिटिक्स एज अ मेन रोल रखता है, क्योंकि पॉलिटिक्स में हम कास्ट के बेसिस पे ही वोट देते हैं। तो कास्ट पॉलिटिक्स को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है कि कैसे एक इवोल्यूशन हुआ कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने SC ST जो भी कैटेगरी थे उन पे फोकस करके पॉलिटिक्स में ये हुआ था। फिर उसके बाद मंडल कमीशन आया जहाँ पे OBC पे ज़्यादा फोकस किया गया। एंड देन उसके बाद जो अभी का पीरियड है, तो इसमें कहीं ना कहीं कास्ट का इन्फ्लुएंस कम हुआ है, बट उतना भी कम नहीं हुआ है कि हम इसको बोल सकते हैं कि कास्ट का इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स से बिल्कुल हट चुका है। एंड इसमें आपको वो भी रिकमेंडेशन लिखना है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बताया था कि हमें कास्ट के जो कुछ भी स्पीच में यूज नहीं करना है। जो भी इलेक्शन कैंपेन है, तो कास्ट से रिलेटेड कुछ भी हमें ऐसे प्रोपोगंडा नहीं चलाना है, तो वो चीज आपको लिखनी है। तो इसमें आपको यही लिखना है कि बिहार का एंड एज वेल एज इंडिया के लेवल में जो कास्ट का यूज होता है इन द पॉलिटिक्स, उसके रिलेटेड क्या चैलेंजेस हैं, ये कैसे नहीं होना चाहिए। और आपको थोड़ा सा इसका बेनिफिट में लिखना है कि कहीं ना मतलब कास्ट का यूज पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए, बट एज ए कास्ट अगर हम देखें तो यही एक मेन रीजन है जो सोशल पॉपुलराइजेशन होता है। बेसिकली जो लोअर कास्ट होते हैं उनका जो सोशल पॉपुलराइजेशन होता है, उसके पीछे मेन रीजन कास्ट का ही है। तो जब उनका जो प्रिविलेजेस है जो उनको नहीं मिल पाते, तो अगर कास्ट को एज अ हम लेते हैं तो हम जो रीजनल इंटरेस्ट होता है उनका, उनको हम फुलफिल कर सकते हैं, उनको हम जो पॉलिटिकल मैनिफेस्टो है उसमें लाते हैं। तो इस तरीके से आपको बेनिफिट कोट करना है। एंड देन इसके बाद इसका चैलेंजेस लिखना है, जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस पे स्टेप्स लिए थे टू रिफॉर्म दिस, वो आपको मेंशन करने हैं। फिर उसके आगे आपको जाके वे फॉरवर्ड करना है। देन उसके बाद कास्ट सेंसस इन बिहार, क्योंकि कास्ट इन पॉलिटिक्स यहीं पे था तो मैंने यहाँ पे कास्ट सेंसस भी डाल दिया है। तो आप लोग को पता ही होगा कि हाल ही में भी बिहार गवर्नमेंट ने कास्ट सेंसस सक्सेसफुली कंडक्ट करवा दिया है बिहार में। तो ये आपको करना है कि बिहार गवर्नमेंट ने ये क्यों करवाया है, क्या ऑब्जेक्टिव था, कास्ट सेंसस होने की क्या बेनिफिट्स हैं, कास्ट सेंसस करवाने के क्या चैलेंजेस हैं। एंड आपको इसमें जजमेंट भी मेंशन करने हैं, क्योंकि बहुत टाइम टू टाइम हमने देखा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है अगर वो कोई जजमेंट देती है देन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ऑलवेज डिमांड करती है कि उनके पास कास्ट से रिलेटेड डेटा हो, बट वो डेटा हो नहीं पाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी भी पॉलिसीज बनी हुई हैं जो बहुत प्रीवियस डेटा है, बाई लाइक 2011 2001 के डेटा पे बनी हुई है। बट विद द पॉपुलेशन चेंज एंड विद दी वी हैव सीन कि जो बिहार में जो EBC OBC एंड प्लस जो लोअर कास्ट है, जो लोअर सेक्शन है, उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है। तो जो ये डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू कास्ट, इसके हिसाब से स्कीम में भी बदलाव होना चाहिए सो दैट वी कैन ब्रिंग इक्वालिटी। तो उस हिसाब से कास्ट सेंसस का जो भी जजमेंट्स था वो आपको मेंशन करना है। फिर उसके आगे आपको वे फॉरवर्ड मेंशन करना है कि ये जो चैलेंजेस है इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं और कास्ट सेंसस कैसे एक फ्रूटफुल स्टेप हो सकता है फॉर द इंडियन पॉलिसी मेकिंग। तो ये चीज आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। तो कास्ट सेंसस इन बिहार भी हो गया। देन उसके बाद आता है हमारा क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स। तो ADR की रिपोर्ट आपको पता होगी। तो ADR की रिपोर्ट में हमें बताया गया कि अराउंड 43 and 45% ऑफ द MPs currently have the some criminal offenses और चार्ज ऑफ क्रिमिनल ऑफेंसेस अपनी हिस्ट्री में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का क्या चैलेंजेस है। इसमें आपको ADR की रिपोर्ट तो लिखनी ही लिखनी है। साथ साथ जो गोस्वामी कमेटी जो थी, जिन्होंने रिकमेंडेशन दिया था कि क्या कैसे इस क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को हम कवर अप कर सकते हैं, क्या क्या रिफॉर्म्स कर सकते हैं। इवन दी ADR ने भी कुछ कुछ रिफॉर्म्स बताए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए कि कैसे इस चीज को हम मॉनिटर कर सकते हैं और कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं टू इंक्रीजिंग क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स। तो वो चीज आपको मेंशन करनी है। चैलेंजेस के साथ आपको सॉल्यूशंस बताना है। तो सॉल्यूशन में कमिटी की रिकमेंडेशन आप लिखोगे, कुछ डेटा बताओगे, जो ADR का डेटा आप बताओगे, एंड देन उसके बाद आपको वे फॉरवर्ड बताना है कि कैसे
हमें एजुकेशन से हमारे जो वोटर्स है, हमारी जो जनता है, उनको एजुकेटेड बनाना है, ताकि ना वो सिर्फ कास्ट एंड सोशल स्टेटस के नाम पे वोट दे, बल्कि वो एक्चुअली देखे कि हमारे नेता कितने एजुकेटेड है, कितना जो इक्वालिटी इक्विटी का बात है वो अपने उस प्रिंसिपल पे अपने काम करते हैं, वो इस आधार पे वोटिंग करें। तो ये बिल्कुल लिंक करके आपको लिखना है। इसमें फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी जिक्र करना है कि उन्होंने क्या स्टेप्स लिए टू प्रिवेंट दिस क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स आफ्टर रिसीविंग द रिकमेंडेशन फ्रॉम डिफरेंट कमिटीज। ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फेडरलिज्म, सेंटर स्टेट रिलेशन, रिसेंट टेंशन एंड सॉल्यूशन। तो एज यू नो कि हाँ, जो इंडिया गवर्नमेंट है वो फेडरलिज्म है, मतलब सेंटर पे अलग गवर्नमेंट है एंड स्टेट पे अलग गवर्नमेंट है। एंड फेडरलिज्म का है कि दोनों को जो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जिन पे ये काम करते हैं वो भी अलग अलग है। तो ये चीज आपको मेंशन कर दी। इसमें आपको सारे रिलेशंस बताने हैं, लेजिस्लेटिव रिलेशन क्या है, एग्जीक्यूटिव रिलेशन क्या है, फाइनेंशियल रिलेशन क्या है, ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है लक्ष्मीकांत में। तो ये चीज आपको बतानी है। उसके अलावा जो रीसेंट टेंशन चल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू गवर्नर, विथ रिस्पेक्ट टू ऑल इंडिया सर्विसेज एंड विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनेंसेज, जो दिल्ली की जो ऑर्डिनेंस आई थी, उसको आपको रिलेट करके लिखना है, उसको आपको इंटरलिंक करना विद द स्टैटिक पोर्शन, जिससे ये एग्जामिनर को जो लगेगा कि हाँ, यू हैव द डेप्थ ऑफ नॉलेज, यू हैव द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड यू कैन लिंक द करंट अफेयर्स टू द स्टैटिक पोर्शन। तो वो चीज आपको लिखनी है यहाँ पे। रिसेंट टेंशन में आप जो मैंने बताया वो आपको एग्जाम्पल्स लिखने हैं। एंड सॉल्यूशन आपको बताना है कि जो हमारी जो कमिटी थी, उन्होंने रिकमेंड किया था, पूंजी कमिटी थी, तो उन्होंने रिकमेंड किया था कि वी नीड टू फोकस ऑन द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो हमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एग्जांपल देके एक सॉल्यूशन वे फॉरवर्ड करके इसको कंक्लूड करना है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जो बीपीएससी इस पे बहुत फोकस करती है, मतलब फेडरलिज्म पे बहुत क्वेश्चन रहता है बीपीएससी का। तो ये टॉपिक को तो बहुत अच्छे से करना है, सभी टॉपिक को अच्छे से करना है। ये सारे टॉपिक जो मैं अभी बता रही हूँ, ये बीपीएससी के पीवाईक्यू से उठाए गए हैं, प्लस जो बीपीएससी की सिलेबस है उसको ज्वाइंट करके एक लिस्ट ऑफ टॉपिक बनाया गया है, उसी पे ये डिस्कशन चल रहा है। ठीक है। एज यू ऑल नो कि जिन्होंने मेरे पहले से भी वीडियो रखी है कि मेरी जो भी एनालिसिस होती है वो पीवाईक्यू बेस्ड होती है, मैं कहीं और नहीं जाती, मुझे बस पीवाईक्यू दिखता है और प्लस मैं सिलेबस लेके बैठती हूँ और उसी के बेसिस पे एनालिसिस होता है। और यही तरीका है किसी भी सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्रैक करने का। ठीक है। ज़्यादा मटेरियल इधर उधर से कलेक्ट नहीं करना है, अपना नोट्स होलिस्टिक बनाना है, शॉर्ट क्वेश्चन का भी, लॉन्ग क्वेश्चन का भी, और बस एक होलिस्टिक नोट तैयार करना है, इसी को बार बार रिवीजन करना है, आंसर राइटिंग करना है। ठीक है। और इसी में जो करंट अफेयर्स है, इतना बार आप रिवीजन कर लोगे ना, अगर कोई चीज एक बार समझ नहीं आती बट आप दूसरी बार पढ़ते हो तो थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी होती है, उसी को तीसरी चौथी बार पढ़ते हो, यू नो द डेप्थ, यू नो द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। वंस यू नो द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, व्हेन यू रीड द करंट अफेयर्स, यू गेट द एसेंस कि अच्छा ये किस टॉपिक से रिलेटेड है, किस स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड है, एंड यू कैन इंटरलिंक दोज टॉपिक। तो यही तो करना है हमें। ठीक है। तो अभी आप नोट्स मेकिंग पे फोकस करिए, जो डे वीकली आंसर राइटिंग होता है उस पर फोकस करिए, एंड यू विल गेट दिस आइडिया। अब बहुत लोग तो इंटरलिंक कर पा रहे हैं, मैं कॉपीज पढ़ती हूँ, बहुत लोग इंटरलिंक कर पा रहे हैं। देन रीजनल पॉलिटिक्स इन इंडिया एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। अब रीजनल पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आफ्टर इंडिपेंडेंस यू नो कि वन पार्टी रूलिंग सिस्टम था, दैट इज फॉर कांग्रेस। तो कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो रीजनल पार्टी था, स्टेट्स में जो रीजनल पार्टी बनते गए, वो क्यों बन रहे थे, तो इनकी क्या ऑब्जेक्टिव होती है, क्या इसकी सक्सेस रही है रीजनल पार्टी के फॉर्मेशन और उनकी जो गवर्नमेंट्स बनी है, कैसे ये फेडरलिज्म को स्ट्रॉन्ग करती है एंड सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को तोड़ती है, प्लस इसके क्या चैलेंजेस रहे हैं रीजनल पार्टी की, क्योंकि रीजनल पार्टी कभी कभी रीजनल इंटरेस्ट को ज्यादा फोकस करती है, जिसके कारण नेशनल इंटरेस्ट अंडरमाइन हो जाता है। तो कैसे ये चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं हम, तो उसकी सॉल्यूशंस भी आपको बताना है। ओके। एंड देन उसको आपको इसको वे फॉरवर्ड करना है। रीजनल पार्टी का बहुत एग्जांपल देखोगे विथ रिस्पेक्ट टू साउथ इंडिया एंड विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ओके। तो ये चीज आप देखोगे। तो एक क्वेश्चन था, एक बच्ची ने पूछी थी कि रीजनल पार्टीज कैसे जो इंडिया की इंटीग्रेशन है एंड जो कैसे एक इंडिया की जो डाइवर्सिटी है उसको उसको कॉम्प्लीमेंट करती है, इस तरीके से क्वेश्चन था। तो यू नो कि रीजनल पार्टीज बनी है, साउथ में बहुत रीजनल पार्टीज है, नॉर्थ ईस्ट में बहुत रीजनल पार्टीज है, और वो पावर में है। ठीक है। वो पावर में है, ईस्ट में भी रीजनल पार्टी है, वो पावर में है। तो कहीं ना कहीं
कि ये जो डाइवर्सिटी है जिससे रिलेटेडली ये रीजनल पार्टी उठती हैं, तो ये कहीं ना कहीं अपने कल्चर को प्रमोट करना चाहती हैं, अपने अपने जो उनके जो रिचुअल्स हैं, जो लैंग्वेज फॉलो करते हैं, इनको प्रमोट करना चाहती है। तो इसी तरीके से अगर रीजनल पार्टी उठती है, वहाँ के रीजनल इंटरेस्ट को वो फेवर करती है, उनके लिए प्रमोशन करती हैं, तो कहीं ना कहीं जो डाइवर्सिटी है इंडिया का वो इंटैक्ट रहता है, क्योंकि उसका वो प्रिजर्वेशन और प्रमोशन कर रही है। तो इसी की वजह से जो इंडिया की डाइवर्सिटी है विथ रिस्पेक्ट टू कल्चर, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेडिशन, वो कहीं ना कहीं इंटैक्ट और मेंटेन है। तो रीजनल पॉलिटिक्स इस तरीके से इंडिया के इंटीग्रेशन करती है, इंडिया के डाइवर्स रिलेशंस को। बट इसी में एक हमें सॉल्यूशन देना है कि रीजनल इंटरेस्ट को इतना भी नहीं प्रोमिनेंट कर देना है, इतना भी डोमिनेट नहीं कर देना है कि वो नेशनल इंटरेस्ट को अंडरमाइन कर दे। समझ रहे हो? तो इस तरीके से आपको सॉल्यूशंस बताना है। देन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 68 बीपीएससी में भी पूछा था। जो हमारे ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, उस पर पूछा था। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है, आर्टिकल 368 से जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल है, उससे ये इंटरलिंक्ड है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो सुप्रीम कोर्ट है वो बेसिक स्ट्रक्चर, केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर आया, ठीक है, आपको उसकी हिस्ट्री बतानी है कि बेसिक स्ट्रक्चर आया कैसे। फिर उसके बाद आपको बताना है कि बेसिक स्ट्रक्चर आया भी तो इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है। एक तो ये डायनेमिक है, इवॉल्विंग विथ टाइम है, ठीक है, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करता है। क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा, जुडिशरी के कौन सी पावर के अंतर्गत ये बेसिक स्ट्रक्चर आया, फिर उसके बाद क्या चैलेंजेस हैं इसमें, ओके, एंड कैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करता है। यू हैव टू मेंशन द एग्जांपल, यू हैव टू मेंशन द जजमेंट, एंड फिर आपको उसके आगे आपको इसको कंक्लूड करना है कि व्हाई बेसिक स्ट्रक्चर इज इम्पॉर्टेंट। एंड इससे रिलेटेड बहुत सारे जो हमारे सीजेआई रहे हैं, एन वी रमन्ना एंड डी वाई चंद्रचूड़, उन्होंने काफी अच्छे अच्छे कोटेशन एंड सेंटेंसेस दिए हैं फॉर द बेसिक स्ट्रक्चर, वो आपको कोटेशन डालना है, ठीक है। तो दिस इज हाउ, आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी कि हाउ टू राइट एन पॉलिटी आंसर, तो उसमें मैंने बताया था कि फॉर द वीए पॉइंट यू हैव टू राइट द आर्टिकल, यू हैव टू इंटरलिंक द करंट अफेयर्स, एंड यू हैव टू इंटरलिंक द कोटेशन, एंड यू हैव टू राइट द जजमेंट एज वेल। तो ये वीए पॉइंट्स अब अगर आप ऐड कर देते हो, विच मेक्स योर पॉलिटी आंसर वेरी होलिस्टिक। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अप्रोच एनी पॉलिटी क्वेश्चन, ठीक है। देन मूविंग अहेड, तो हमारा जो आता है सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम। अब सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम, यू नो दी आर्टिकल 282। तो सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम इज अ सब पार्ट ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन विथ रिस्पेक्ट टू दी लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम ऐसा होता है कि ये बनाती ही हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, बट इट इम्पोजेज अ ड्यूटी ऑन द स्टेट गवर्नमेंट, ड्यूटी ऑन दी स्टेट गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट इट। समझ रहे हो? ओके, तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम हो गया। अब इसमें आपको बताना है कि कैसे सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम स्टेट के लिए इम्पोर्टेंट है, इसका इम्पोर्टेंस बेसिकली बनाना है, कैसे ये चैलेंजिंग है, क्योंकि यू नो कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में वन साइज फिट ऑल का अप्रोच करती है। मतलब कि एक टाइप का स्कीम सारे स्टेट्स के लिए होगा, but you know with respect to the geographical, with respect to the cultural aspect, with respect to the demography of the state, this scheme cannot fit all। ठीक है, तो कैसे ये थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत आती है, क्योंकि कोई स्कीम अगर एक जैसी है और उसको हमें बिहार में भी लागू करना है, उसको हमें हिमाचल प्रदेश में भी लागू करना है, उसको हमें तमिलनाडु में भी लागू करना है, तो दिस इज चैलेंजिंग फॉर द स्टेट। अपार्ट फ्रॉम दैट फंडिंग इशू का भी होता है, सेंट्रल स्टेट के बीच कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, एंड ये हमें देखा गया है कि रिडंडेंसी ऑफ स्कीम्स हो जाती है, बेसिकली डुप्लीकेशन ऑफ स्कीम हो जाती है। तो उसको कैसे हम अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। इवन द फाइनेंशियल कमीशन का आप एक देखोगे, उन्होंने बोला था कि फाइनेंस कमीशन ने बोला था कि हमें जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसको थोड़ा कम करना चाहिए, एंड स्टेट को एक ऑप्शन देना चाहिए टू हैव दैट ऑप्शन कि वो सेंट्रली
स्कीम को चूज कर सके कि वो कौन से सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम को वो अपने स्टेट में इम्प्लीमेंट करेंगे। मतलब एक तो होना चाहिए जो मैंडेटरी है, एक ऑप्शनल वाला भी होना चाहिए जो स्टेट के ऊपर है कि उन्हें ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये सारे आप रिकमेंडेशन दोगे एंड देन उसको आप कंक्लूड करोगे। ठीक है, तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम भी हमारा हो गया। कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ लेना आप। एंड अगर कोई भी मेंटरशिप से रिलेटेड डाउट होगा तो सर को कॉल कर लेना, अगर इस टॉपिक से भी रिलेटेड डाउट होगा तो उनको कॉल कर लेना। अब बाकी जो इनरोल स्टूडेंट्स हैं उनको अगर डाउट होगा तो जो ऑनलाइन सेशन चलती है हमारी, तो उसमें आप डाउट सेशन उसमें आप पूछ लेना। और आपका मैंने सुना है कि बहुत लोगों को ऑडियो क्लिप्स चाहिए जो टॉपिक्स हैं, तो उसका मैं शेयर करूंगी। ठीक है, तो आप लोगों की टॉपिक्स तो कंप्लीट हो गए, बट वो एक बार ऑडियो क्लिप आप सुन लेना। अगर आपको लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मैं अगर बोल रही हूँ तो आप बस उसे लिख लेना। बाकी जो सब हेडिंग है मैं उसी बेसिस पे ही बोलूंगी, क्योंकि मैंने भी वही पढ़ा है तो मैं भी वही आपको बताती हूँ। मैंने जो जो किया मैं वही प्योर ऑनेस्टी के साथ, उसमें कुछ भी चेंज विदाउट चेंज किए वो मैं बताती हूँ। बस करंट अफेयर्स चेंज करते हैं क्योंकि वो डायनेमिक है, करंट अफेयर्स तो चेंज होगा, उसको ऐड कर करके वो चीज मैं रखती हूँ। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज में आपको सारे फंडामेंटल ड्यूटीज तो पता होने ही चाहिए। जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, इसकी क्या ऑब्जेक्टिव है एंड इसकी क्या चैलेंजेस है, ये आपको लिखना है। इसमें एक महात्मा गांधी का बहुत अच्छा कोट है कि यू कैन नॉट हैव द राइट्स विदाउट हैविंग द ड्यूटीज। तो ये ऐसा सा कोट रख दो दैट इट लीव्स एन इम्प्रेशन ऑन द एग्जामिनर। ठीक है, तो ये हो गया फंडामेंटल ड्यूटीज। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस एज ए फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, थोड़े बहुत चैलेंजेस क्या है, बस कंक्लूजन दे दो आप। चैलेंजेस में यही है कि ये इन्फोर्सेबल नहीं है, इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द सिटीजन। थर्ड वुड बी दैट कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है इसमें बहुत सारी ऐसी ड्यूटीज मेंशन नहीं है जो वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द डेमोक्रेसी। फॉर एग्जांपल राइट टू वोट नहीं मेंशन है फॉर द फंडामेंटल ड्यूटीज, तो ये सब भी मेंशन होना चाहिए था। एंड सवर्ण कमिटी थी जो बनी थी फंडामेंटल ड्यूटीज की, तो ये सब नाम मेंशन कर दो कमिटी का, आप ये सब कोर्ट मेंशन कर दो। इट शो द लेवल ऑफ प्रिपरेशन दैट यू हैव डन फॉर दिस एग्जाम। तो ये ऐसे ऐसे आपको लेके चलना है। देन ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस एज यू नो, अगर बीपीएससी मेंस का क्वेश्चन देखा होगा तो यू नो कि ई गवर्नेंस कितनी बार पूछती है बीपीएससी, इवन इन द साइंस टेक पोर्शन एंड इवन इन दी पॉलिटी सेक्शन। तो ई गवर्नेंस में आपको एक तो बिहार ने क्या क्या ई गवर्नेंस के लिए क्या क्या स्कीम्स लाए हैं, मिशन लाए हैं, वो लिखना है। इंडिया लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या लाए हैं, आपको इसको ना डिवाइड कर देना आप सेक्टर वाइज। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर में क्या लाए हैं, एजुकेशन में क्या लाए हैं, इंडस्ट्री में क्या लाए हैं, तो ये ऐसे ऐसे आपको डिवाइड करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हेल्थ में क्या लाए हैं, लॉ एंड ऑर्डर के लिए क्या लाए हैं, जुडिशरी के लिए क्या लाए हैं, इस तरीके से। और इसमें आप एक एक दो दो स्कीम एंड जो भी स्टेप्स गवर्नमेंट में लिए हैं वो लिख देना। इसके बाद आप इसकी ऑब्जेक्टिव बताना एंड इसके बाद आप इसके चैलेंजेस बताना, फिर वे फॉरवर्ड बताना कि ये चैलेंजेस को कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं। और सॉरी, विद द एडवांस टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एआई, तो कैसे हम इस वे फॉरवर्ड में उस सारे एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके ई गवर्नेंस को बहुत ज्यादा होलसम बना सकते हैं। इस तरीके से आप ई गवर्नेंस को कवर करोगे। देन फिनांस कमीशन, आर्टिकल 280 टॉक्स अबाउट द फिनांस कमीशन। तो फिनांस कमीशन क्यों है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, क्या फंक्शन है, क्या स्ट्रक्चर होता है, कुछ इनके सक्सेस बता देना आप कि इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे रिकमेंडेशन जो भी दिए हैं वो बता देना। एंड फिर उसके बाद इसका आगे वे फॉरवर्ड बता देना। चैलेंजेस में आप यही बताओगे कि कैसे जो भी रिकमेंडेशन होते हैं फिनांस कमीशन के वो बाइंडिंग नहीं होते, वो मैंडेटरी होते हैं। बट जो एक चेयरपर्सन थे फिनांस कमीशन के फॉर्मर, उन्होंने बोला था कि फिनांस कमीशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी एंड टू नॉट फॉलो द रिकमेंडेशन ऑफ द फिनांस कमीशन इज लाइक यू आर नॉट फॉलोइंग द financial institution that governs the financial distribution of the incomes between the central and state। तो इस तरीके से जो भी उनका कोटेशन होगा ना वो चीज वहां पे मेंशन कर देना। तो इस तरीके से फिनांस कमीशन भी कवर हो जाएगा। ये सब ना ऐसा नोट्स है कि ये आप छोटा बनाओगे, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन को दिमाग में रखते हुए बनाओगे। ठीक है, एंड इसको अगर कहीं सेंटर स्टेट रिलेशन का टॉपिक आ गया, कहीं फेडरलिज्म का टॉपिक आ गया, उसके अलावा कहीं ऐसा आ गया कि फ्री बीज सब्सिडी से रिलेटेड आ गया, तो आप फिनांस कमीशन का वहां पे रिकमेंडेशन डाल सकते हो। तो ये इंटरलिंक हो जाता है। आपको इसको शॉर्ट तरीके से हैंडल करना है, बट इट हैज द मल्टीपल यूजेस इन द लॉन्ग आंसर्स फॉर द डिफरेंट टॉपिक्स। ठीक है,
तो ये हो गया। देन सीबीआई, ईडी एंड वीसी, ये बहुत न्यूज में है, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको सीबीआई भी करना है, ईडी भी करना है, वीसी भी करना है। तो इसका मैं बता देती हूँ, एक तो आपको आर्टिकल लिखना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं है, किस डिपार्टमेंट के, मिनिस्ट्री के अंदर आता है। फिर उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव आपको लिखना है, आपको इसका फंक्शन लिखना है। फिर उसके बाद आपको लिखना है कि इसमें चैलेंजेस क्या है, अभी की लूपहोल क्या है, जैसे कोई जजमेंट होगा रिसेंट में, वो आपको मेंशन करना है। एंड देन उसके बाद आपको कंक्लूड करना है, इसमें ज्यादा नहीं करना। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था 67 में कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन मिसयूजिंग द द इंस्टीट्यूशंस ऑफ आवर कंट्री। तो इस तरीके से क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, बिकॉज यू डोंट हैव टू फेवर दैट क्वेश्चन, यू डोंट हैव टू फेवर दैट स्टेटमेंट, यू हैव टू मतलब मेंशन कि ये स्टेटमेंट गलत है। एंड जो भी हो रहा है वो विद इन द लॉ हो रहा है। अगर किसी ने गलती की है तो उसके अकॉर्डिंग, उसके उसके अगेंस्ट ही इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इवन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज सेड कि जो भी इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है अपोजिशन पार्टीज के खिलाफ, वो कुछ स्पेशल सिटीजन नहीं है, वो भी कॉमन सिटीजन है। अगर कॉमन सिटीजन वो गलती करती है तो उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चलता है, तो अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स के अगेंस्ट भी ये चलेगा। तो इस तरीके से चलना है आपको, वहां पे अपने भावनाएं को नहीं, अपने भावनाओं को नहीं रखना है। आपको जो आप पढ़ते हो लॉ के बाइंडिंग के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के बाइंडिंग के अंदर, आपको वैसे लेके चलना है। ठीक है, नहीं तो फिर ब्लंडर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस चीज को हैंडल करना है। फिर जोनल काउंसिल, जोनल काउंसिल एज ए ओवरऑल आप एक तरीके से आप क्या, जो भी जितने भी जोनल काउंसिल हैं, आई थिंक कितने, 5 है ना। तो 5 जोनल काउंसिल हैं, तो उनके अकॉर्डिंग आपको उनका ऑब्जेक्टिव, फंक्शन, मीटिंग कैसे हेल्ड होती है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है जोनल काउंसिल का। अगर जोनल काउंसिल हम कर रहे हैं तो जो रीजनल डिस्पैरिटी हो कहीं कम कम हो रही है कि नहीं हो रही है, उसका थोड़ा सक्सेस लिख दो, कुछ फेलियर लिख दो और लास्ट में कंक्लूड कर दो। ठीक है। ये इक्का दुक्का जो टॉपिक नहीं होता कि बीपीएससी मन उठा के पूछ देता है, बट उसके साथ एक ऑप्शन भी देता है कि आप ये नहीं तो ये कर सकते हो, उस तरीके का ये टॉपिक है। तो उसके लिए उतना परेशान नहीं होना। यू यू जस्ट हैव टू नो द आइडिया कि क्या होता है जोनल काउंसिल। अब खुद ही सोचो, आपको नहीं पता जोनल काउंसिल का है, बट आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा था कि हाँ इतने जोनल काउंसिल होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं। आपको क्या करना है, एक मैप बना देना है, जोनल काउंसिल दिखा देना है। ठीक है। और फिर उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव तब खुद ही निकालोगे, क्यों बनाया होगा ये मैप। अगर ये एरिया है, इसके लिए जोनल कॉन्सेप्ट बनाया है, तो यहाँ के रिलेटेड डेवलपमेंट, यहाँ के रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसके लिए बात करता है, तो आप लिख सकते हो। ठीक है, मैं ये कहना चाह रही हूँ, इफ यू हैव समथिंग आइडिया यू कैन इंटरलिंक एंड मेक जनरलाइज पॉइंट आउट ऑफ इट। मैं मानती हूँ मार्किंग अच्छा नहीं मिलेगा, एवरेज मार्किंग मिलेगा, बट जीरो से तो सही है ना, कुछ तो मिलेगा ना। हमें क्वेश्चन नहीं छोड़ना, दैट शुड बी आवर फर्स्ट प्रिंसिपल। एग्जाम में एक क्वेश्चन भी मिस नहीं होना चाहिए, आपको लिखना ही लिखना है। इफ यू सीन माई कॉपी, इफ यू हैव सीन माई कॉपी, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। मुझे वो जमुरी वाला क्वेश्चन नहीं आता था, फिर भी मैंने स्पीडी में बस पढ़ा था कि राजस्थान में जो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट है उन्होंने किया था, बस मुझे इतना पता था। बाकी मैंने वो कहानी लिख दी है, फिर भी मुझे मिल गए उसमें नंबर। ठीक है। तो वो एक 2 मार्क्स का ही खेला होता है टू गेट दैट सर्विस दैट यू वांट। तो वो चीज करनी है हमें, हम मिस नहीं करना क्वेश्चन। देन सब्सिडीज एंड फ्रीबीज। अब जो एक हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बोला था रेवड़ी कल्चर, तब से सब्सिडी एंड फ्रीबी बहुत लाइमलाइट में है। तो सब्सिडी का क्या ऑब्जेक्टिव है, हम वेलफेयर डेमोक्रेसी की ओर जाते हैं, टू ब्रिंग द इक्वालिटी, हम सब्सिडी देते हैं। एंड सोशल गैप है उनको कम करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। तो इस तरीके से आपको लिखना है, उसी को फ्रीवीज देती है, तो इसके क्या बेनिफिट हैं, क्या चैलेंजेस हैं, कैसे स्टेट इसका गलत यूज करती है टू रिसीव दी पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में इसका कैसे गलत यूज होता है टू टू रिसीव मच लार्जर वोट बैंक्स। तो इस तरीके से आपको इसको लिखना है। तो ये आपको मिल जाएगा किसी भी कोचिंग मटेरियल में, तो वहां से आप ये कर लेना, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बस ओवरऑल एक हमें फ्रेमवर्क चाहिए कि हाँ बेनिफिट, चैलेंजेस, वे फॉरवर्ड, कोई कमेटी का रिकमेंडेशन स्टेट्स का, क्या क्या स्टेट्स ये जो फ्रीवीज एंड सब्सिडीज देती है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि सब्सिडीज को हमें कैसे इसको डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, कैसे इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, नॉट डिस्क्रिमिनेट, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये सब्सिडी एक्चुअली वेलफेयर के लिए दी जा रही है या ये सब्सिडी एज ए फ्रीवी दी जा रही है टू अकोमोडेट मोर वोट बैंक। तो इस सारे को जजमेंट्स को आपको लिखना है। ठीक है। तो ये हो गया सब्सिडी।
देन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 73 और 72 जो अमेंडमेंट था तो उसके अकॉर्डिंग आपको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का लिखना है कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। फिर उसके बाद आर्टिकल्स आपको लिखने हैं, क्या ऑब्जेक्टिव था पंचायती राज, जो गांधीयन प्रिंसिपल था हमारा उस पर बेस्ड है ये, एंड जो क्या फंक्शन रहा है, बिहार में पंचायती राज सिस्टम कब लागू हुआ है, वुमेन रिजर्वेशन को लेके आपको लिखना है, क्या चैलेंजेस है विथ रिस्पेक्ट टू फंड फंक्शन फंक्शनरीज के लिए, एंड देन उसके बाद आगे आपको वे फॉरवर्ड लिखना है विथ कमिटी रिकमेंडेशन, एंड जो कमिटीज बनी थी बलवंत राय मेहता कमिटी, अशोक मेहता कमिटी, तो ये चीज आपको लिखनी है कि कैसे ओवर द पीरियड इस एज ए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एज ए लोकल बॉडी इवॉल्व हुआ है। तो वो चीज आपको एक फ्लो चार्ट बना के कमिटी को डिपिक्ट करते हुए वो चीज आपको लिखनी है कि कैसे ओवर द पीरियड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इवॉल्व हुआ है, एंड कैसे एज ए लोकल गवर्नमेंट की तरह ये फ्रूटफुल और सक्सेसफुल हो रहा है। इसमें आप केस स्टडीज भी लिख सकते हो। केस स्टडीज मीन्स आई एग्जाम्पल, जिसमें आप रियल एग्जाम्पल दोगे कि कैसे कोई पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बहुत फ्रूटफुल्ली काम कर रहा है, तो वो चीज़ आप लिख सकते हो। बहुत सारे केस स्टडीज आपको मिल जाएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का जो यूट्यूब चैनल है ना, साइट है ना, वहाँ पे मिल जाएंगे। तो एक दो केस स्टडीज डाल देना, तो इट विल इनरिच। केस स्टडी ज़्यादा नहीं लिखना होता, 2-3 लाइन का बस लिख देना कि ये वाला हाँ स्टेट है, उसका ये गांव है, उसमें ये पंचायत है, और कोई पंचायत जो है वो अच्छा काम कर रही है, मतलब महिला पंचायत, महिला सरपंच, तो उनका नाम लिखते हुए और उन्होंने क्या काम किया है वो बस बस इतना लिखना, ज्यादा नहीं लिखना। तो ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हो गया। फिर रिजर्वेशन इन इंडिया। अब रिजर्वेशन इन इंडिया इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि हमारे ये फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 16 में हमें दिया है। तो इसमें आपको ये लिखना है कि रिजर्वेशन को लाने का ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों लाया गया रिजर्वेशन। जो हम बात करते हैं ना इक्वालिटी, तो इक्वालिटी अमंग्स इक्वल इज नॉट, इक्वालिटी अमंग्स अनइक्वल इज नॉट इक्वालिटी इन रियल, इक्वालिटी अमंग्स इक्वल इज इक्वालिटी। ठीक है, क्योंकि अनइक्वल है उसमें आप एक एक तरीके से ट्रीट करोगे, दिस इज नॉट इक्वालिटी। एक पुअर है और एक रिच है, दोनों को आप 10 रुपए दे रहे हो, तो दिस इज नॉट इक्वालिटी। ठीक है, उसी तरह आपको अनइक्वल्स के बीच में इक्वालिटी चाहिए, तो हमें अनइक्वल को जो प्रिविलेज वन है उनके साथ लाना है, तभी फिर हम इक्वल ट्रीटमेंट दे सकते हैं। बहुत अच्छा लाइन लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है, तो वो वहां से आप उठाना ये, और फिर इसके बाद आप इसका बताना कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इसमें आप मेंशन करोगे बी आर अम्बेडकर का जो थाउट था कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है उसका यूज करके हम सोसाइटी में इक्वालिटी ला सकते हैं, तो वो आप मेंशन करोगे, ऑब्जेक्टिव बता दोगे। फिर उसके बाद आप इसमें चैलेंजेस बताओगे कि जो रिजर्वेशन है उसमें ऐसा देखा गया है कि कोई अगर अनप्रिविलेज सेक्शन अगर वो उठा है तो वही वही सेक्शन जो है उस चीज का फायदा उठा रहा है, बाकी जो उस सेक्शन उस कैटेगरी में जो सेक्शन है वो उस चीज का फायदा नहीं उठा पा रहा है। तो ऐसे बहुत सारी कमिटीज बनी है, जिसमें ये एक जी रोहिणी कमेटी है। ठीक है, तो उन्होंने रिकमेंड किया, मतलब उनका जो रिपोर्ट है उनमें बोला कि ओनली लाइक 10% of OBC population is benefiting from the reservation, while rest of the population is not benefiting. Same with the case with the SC and ST category. तो ये चीज ऐसे आपको इसको मेंशन करनी है। इसमें आपको बहुत सारी कमेटी मिलेगी, काका केलकर कमेटी हो जाएगी, तो ये सारी चीजें आपको लिखनी है। कैसे कास्ट रिजर्वेशन स्टार्ट हुआ था इंडिया में, बेनिफिट क्या है, चैलेंजेस क्या है, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, क्योंकि रिजर्वेशन एज ए होल इज अ वेरी टेम्पोररी सब्जेक्ट, इट हैज टू बी रिमूव्ड। ठीक है, ये हमेशा परमानेंट नहीं होना चाहिए। एंड इवन द सुप्रीम कोर्ट सेड इन वन ऑफ द जजमेंट कि जो रिजर्वेशन जो है इट डज नॉट ओवरलैप एंड डोमिनेट ओवर द इफिशिएंसी हैज टू बी मेंटेन विथ रिस्पेक्ट टू द रिजर्वेशन। तो ये सारी चीज आपको रिजर्वेशन इन इंडिया में लिखना है। Then moving ahead, the next topic is Niti Aayog and the Planning Commission. सो नीति आयोग एंड द प्लानिंग कमीशन, हमें पता है प्लानिंग कमीशन पहले जो 5 ईयर प्लान बनाती है, तो आपको ना ये दोनों के बारे में एज ए क्या बोलते हैं डिफरेंसेस लिखने हैं कि कैसे डिफरेंसेस है विथ रिस्पेक्ट टू दी स्ट्रक्चर, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स वर्किंग, कि कैसे ये वर्क करती है, एंड क्या क्या जो पॉलिसीज होता है उसको कैसे ये चलाती है। एंड नीति आयोग का आपको ओवरऑल लिखना है कि क्या इसका स्ट्रक्चर रहा है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, और इसका क्या सक्सेसेस है,
जो इन्होंने काफ़ी जो एज ए आयोग इन्होंने जो भी रिकमेंडेशंस दी हैं, जो भी ये एनुअल रिपोर्ट्स निकालती हैं, उसका क्या इंपॉर्टेंस रहा है, कैसे ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करती हैं, वो सारे आपको बेनिफिट्स लिखने हैं एंड चैलेंजेस लिखना है एंड सॉल्यूशन लिखना है एंड देन यू हैव टू कंक्लूड। ठीक है, तो ये हो गया नीति आयोग एंड प्लानिंग कमीशन। देन वन नेशन वन इलेक्शन। सो वन नेशन वन इलेक्शन में ये बात उठी थी रिसेंटली, तो गवर्नमेंट ने एक कमिटी फॉर्म की थी, जो रामनाथ कोविंद हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे उनके चेयरमैनशिप में। तो उनकी जो भी रिपोर्टिंग फाइंडिंग है, अगर वो शायद नहीं आई है, अभी पब्लिक नहीं हुई है, मतलब मुझे जितना अभी तक पता है, देख लीजिएगा आप लोग, तो वो चीज आपको मेंशन करनी है। प्लस वन नेशन वन इलेक्शन का क्या बेनिफिट होगा, क्या चैलेंजेस होगा, और कैसे इसको लागू किया जा सकता है, कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, ये चीज लिखनी है। इम्प्लीमेंटेशन में आपको ये लिखना है कि क्या कौन कौन आर्टिकल में हमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा, कौन कौन इसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा, तो स्टेट का राटिफिकेशन भी लेना पड़ेगा, तो उसमें दिक्कतें आएंगी, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट विलिंग टू इम्प्लीमेंट दी वन नेशन वन इलेक्शन। क्योंकि और फिर उसके बाद है उसमें आपको चैलेंजेस भी लिखना है कि जो हमारी जो जनता है वो इतनी एजुकेटेड नहीं है, तो एजुकेटेड नहीं है, वो ये नहीं समझ पाती कि किसके लिए ये इलेक्शन हो रहा है। दे डोंट अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। वो बस एक पार्टी का सिंबल जानती हैं, एक उस लीडर को जानती हैं, उस हिसाब से वो वोट कर देती हैं हमारी जो जनता है। तो उस हिसाब से भी कहीं ना कहीं जो पावर, मतलब जो पावर वाली पार्टी है, उनको एक वो एडेड बेनिफिट मिल जाता है कि लोग तो उन्हीं को वोट करेंगे। तो ये ही सब बात को लेके जो भी स्टेट्स गवर्नमेंट है, जो भी रीजनल पार्टी है, वो बोल रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होना चाहिए। एंड इसमें काफी चैलेंजेस है, क्योंकि जो हमें इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन के काफी प्रोविजन को बदलना होगा। जो फेडरल स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड जो भी इलेक्शंस का जो भी आर्टिकल है, उससे रिलेटेड काफी चेंजेस होंगे। तो इस तरीके से इसे करना थोड़ा चैलेंजिंग है, बट जो भी रिकमेंडेशन है, जो कमेटी बनी है, वो चीज आपको मेंशन करनी है। वे फॉरवर्ड क्या होगा, तो बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज में ये चीज हो हुई है, वन नेशन वन इलेक्शन। एंड इवन इन द इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस पहले ऐसे ही होता था कि स्टेट का और लोकसभा का इलेक्शन वैसे ही चलता था, बट विद मतलब सरकार, स्टेट गवर्नमेंट की सरकार गिर गई, गवर्नमेंट गिर गई, तो इलेक्शन का जो शेड्यूलिंग है वो फिर सारे गवर्नमेंट का डिफर हो गया, बट अभी भी किसी स्टेट गवर्नमेंट का लोकसभा इलेक्शन से मैच होता है। उस तरीके से वो चीज आपको लिखना है कि ये फिजिबल है, क्या क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट की सरकार गिर जाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट की रहती है, तो फिर से जो इलेक्शन का डेट होगा वो चेंज हो जाएगा, तो हमें इसे कैसे हैंडल करना पड़ेगा, ये सब आपको वे फॉरवर्ड देना है, उसको कंक्लूड करना है। तो वन नेशन वन इलेक्शन भी हो गया। अब हमारे पास और 40 टॉपिक बचे हैं, काफी लंबी हो गई है वीडियो, बट ठीक है, मैं इसे कंप्लीट कर दूंगी। एंड ये प्लीज पूरी वीडियो देख लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जो भी बच्चे जो मेंटरशिप से भी जुड़े हैं, तो उन्होंने किया होगा, तब भी आप ये वीडियो देखना। अगर आपने एक दो पॉइंट छोड़ दिया होगा, तो आप उसको अपने कॉपी में डाल लेना, अपने एक छोटा सा नोट्स बना लेना। कि मैं पहले ही बोलती हूँ कि जब भी आप नोट्स बनाओगे, तो लास्ट का एक पन्ना आप छोड़ोगे, आई बिलीव कि आप छोड़ रहे हो, तो बस उसमें वो चीज और एक्स्ट्रा आपको डाल देना है।